भारत से जुड़ती सीमा में पाकिस्तान है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यूके देवनाथ जी, भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी बड़ा दावा करता है कि वो भी लोकतांत्रिक देश है, उसमें भी 78 सालों से बड़ा लोकतंत्र स्थापित है। उन्होंने अपनी सेना के लिए, अपनी आवाम के लिए, जनता के लिए, चाहे बात पीओके हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, हर एक हिस्से की प्रांत की जो ये कहा जाए कि जो जनता है उसका बहुत ध्यान रखा। लेकिन जब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की बात होती है, जब वेलफेयर की बात होती है, अपने आप को इतना समृद्ध मजबूत दिखाने की अगर बात की जाती है, तो फिर इस लिस्ट में शामिल होना ये गर्व की बात है या फिर चिंता की बात है? नैना जी, आज़ादी के बाद हम जो भारत में हैं बहुत ही अपने को खुश नसीब समझ सकते हैं कि 50 के दशक से ही हमने भारत में आईआईटी खोलने शुरू कर दिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। फिर 60 की दशक आते आते हमने आईआईएम खोलने शुरू कर दिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और 70 की दशक तक आते आते हमारे यहाँ किस जगह पर कितने एमबीबीएस कॉलेज खोले गए हैं डॉक्टरी सिखाने के लिए, वो एक फख्र की बात समझी जाने लगी। तो सैकड़ों, आज की तारीख में हजारों ऐसे बेहतरीन प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं जहां पर की डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, एमबीबीएस पढ़ाई जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं भरमार है हिंदुस्तान में। तो होता क्या है कि हिंदुस्तान से 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में जो लोग गए अमेरिका में, सब ज्यादातर प्रोफेशनल वीजा लेके गए, H1B1 वीजा लेके गए। अभी 90 के दशक से हिंदुस्तान से जितने लोग अमेरिका जा रहे हैं पिछले 30 साल से, मैं आपको बताता हूं, सब हाईली क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर हैं। आप आज की तारीख में हैदराबाद जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, तमिलनाडु जाइए, चेन्नई जाइए, हर तीसरे परिवार में से एक बेटा या बेटी कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है और वो अमेरिका में वीसा लेकर गए हैं जायज रास्ते से। शुरुआती दौर में जाते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर उनकी कंपनी उसको बढ़ा देती है, फिर वो ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाते हैं, फिर वो एक दिन वहां के सिटीजन बन जाते हैं। तो भारत इस मामले में बहुत खुश नसीब रहा है। हमारे जो भारतीय वहां पर हैं वो कितने कबूतरबाज वहां पहुंचे, कितने लोग वहां इलीगल रास्ते से पहुंचे, कितने भारतीय ऐसे हैं जो जमीन जायदाद भेज के चुपचाप चुपके चुपके रात के अंधेरे में मैक्सिको के बॉर्डर से घुसे अमेरिका में, बहुत कम। तो इसकी वजह से, इसी वजह से भारत जब अमेरिका में जाते हैं तो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, बहुत अच्छा योगदान देते हैं अमेरिका की इकोनॉमी में। भारतीय जो हैं वो विदेशी लोगों में भारतीय ग्रुप जो है हाईएस्ट इनकम टैक्स पेई है, तो हमें गर्व है जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है सर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, हुसैन जावेद, अब जल्दी से इस बात को समझाइए। अब क्योंकि एक तरफ बात है कि क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरत है किसी की डिपेंडेंसी की, या फिर आदत हो चुकी है? क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास में पैसा नहीं पहुंचता। हमने देखा, चाहे बात IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी, चाहे बात इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर, लोन के तौर पर, उधारी के तौर पर, सहयोग के तौर पर, हमेशा मिलता रहा है, आता रहा है, और वो वेलफेयर के नाम पर मिलता रहा है। कई बार ऐसी बड़ी परिस्थितियां भी हमने देखी। लेकिन इतना पैसा मिलने के बावजूद, IMF की तरफ से इतना बेल आउट मिलने के बावजूद, 2024 में या उसके पहले जिस तरह से सहयोग मिला, उसके बावजूद वहां पे आम जनता का फायदा नहीं हो पाता। आम जनता तक अगर सुविधाएं मिल पा रही होती तो क्या इस लिस्ट में होता पाकिस्तान? ये अक्सर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में और जो हमारा जैसा साउथ एशिया का रीजन है, यहाँ पे अक्सर होता है। अगर आप ये कहें कि कौन सा मुल्क इस पूरे खत्ते में ऐसा है जिनको जिस तरह का भी पैसा मिलता है, चाहे वो किसी इन्वेस्टमेंट से मिलता है, चाहे वो किसी मतलब इस तरह एड से मिलता है, उसका मुकम्मल तौर पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या आम जनता तक जाता है? तो आपको उसका जवाब ना में मिलेगा। आप उसकी पूरी एक एवरेज निकाल सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे चीजें कभी ट्रिकल डाउन होती नहीं है। लेकिन जो आपका टॉपिक है आज का, उसके वजह से मैं यही कहूंगा, जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो आई थिंक ये चीज बिल्कुल आपस में कंपेयर हो नहीं सकती कि इंडिया की इकोनॉमी का हुजम क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हुजम क्या है, इंडिया का साइज क्या है, पाकिस्तान का साइज क्या है, ये हम सबको अच्छी तरह पता है। और अक्सर आप लोग अपने शो में, और आज भी वही बात हुई, बात वहीं से शुरू हुई है कि एक वक्त था कि पाकिस्तान हमसे आगे था और हम उससे इस तरह पीछे थे, फिर एक टाइम आया कि पाकिस्तान बिछड़ गया।
तो ये भी देखिए ना उसके पीछे भी क्या फैक्टर थे। हमारे पास पहले ईस्ट पाकिस्तान था, 71 तक हमारा हर स्टेट का शुबा कामयाब था और एक मिसाल था, वो आप इंडियंस खुद इस बात को तस्लीम भी करते हैं। जब आपका एक हिस्सा आपसे इस तरह अलग हो जाता है तो वो अफेक्ट आपकी इकोनॉमी पर भी आता ही है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और आपको दोबारा इन मसाइल से जूझना भी होता है। तो ये फैक्टर हमेशा रहा है। रही बात इंडिया की, तो अभी मैं देवनाथ जी को यहाँ पे सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि इंडिया ने बहुत टाइम पे 60s के अंदर ये कर लिया, 70s के अंदर ये कर लिया। बिल्कुल कर लिया आप लोगों ने, क्योंकि आपके पास नेहरू जी थे और नेहरू जी वही है जिनको आज मोदी जी बात बात पे बात लगाना भूलते मतलब नहीं। आपको मलाल तो है ये कि आपको मलाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान में नहीं था, या आपको ये मलाल है कि आपको जिन्ना मिल गए जो देश को गर्त में डाल के चले गए? नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल ही आपने बेबुनियाद किस्म की बात की है। जिन्ना को कितना टाइम मिला, आप हिस्ट्री निकाल के देखें ना। अरे ठीक है, आजादी जिन्ना के बाद बाद में आपके जो हुक्मरान थे, मतलब आप ये मानते हैं ना कि शुरुआत वाला जो वक्त था वो पाकिस्तान को गर्त में डालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, और यही बात शुरुआत में संजीत सिरोही जी भी कह रहे थे। इंटरेस्टिंग किस्म की बहस है कि अगर एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत है और ये सब है और हम उसकी वजह से कामयाब भी है, दूसरी तरफ आप ये भी मानते हैं एक वक्त था पाकिस्तान हमसे बहुत आगे था, तो उस टाइम तो यहाँ पर फौज की हुकूमत थी। तो पहले आप ये तय कर लें कि हम किस टाइम में आपसे आगे थे और किस टाइम में किन हालात में आपसे पीछे थे, तो उसके बाद चीजों को समझना पता है आसान हो हुसैन जाएगा। जावेद जी, जी एक जी बात, मैं संजीत एक सिरोही बात जी कुछ कहें, लेकिन उसके पहले पता है हुसैन जावेद, ये हम आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, अगर आज कोई फल मिल रहा है, अगर आज कोई फल खा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ पेड़ लगाया, उसको पौधा बीजा लगाया और वो बड़ा हुआ और आपने फल खा लिया। उसके पीछे की ही पूरी लंबी प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है। और अगर आप जिस हुकूमत की या उस दरमियान की बात करते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आखिर किस रूप में किस वक्त में क्या हुआ। सिर्फ एक लाइन, आपकी बात सही है, मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ नहीं करता। और एक बात और है, जिन ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में आप इस रिपोर्ट का हवाले दे रही है, और मैं उसके बारे में यही कहूंगा कि यही हमारा फख्र है, जिनकी वजह से इस साल हमें 38 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस मिले हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 27 गुना ज्यादा है। अब एक स्टेट अगर वेलफेयर है और वहां के लोग वो अपने तमाम शहरियों को इस तरह से फैसिलिटेट करिए, चाहे उसमें कोई इमिग्रेंट है चाहे उनके अपने बंदे, तो उसमें क्या बात है। और मैं तैयब साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। 120 मुल्कों की लिस्ट है, पाकिस्तान से पीछे भी बहुत मुल्क है, चाइना तक शामिल है। अब चाइना शामिल है, इसका मतलब है कि आप नहीं है तो आपके चाइना से आगे निकल गए। हकीकत तो ऐसी नहीं है। संजीत सिरोही जी कुछ बात कहना चाह रहे थे सर। हाँ जी, मैं अपने जो हमारे दोस्त हैं जावेद साहब, उनसे मैं ये कह रहा था कि मैं तो इस बात को मान रहा हूं कि आपका 1947 से लेके 1960 तक 1959-60 तक आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, लेकिन बदकिस्मती से 59 में आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कुछ खिटपिट हुई। प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया और इसका फायदा उठा के अयूब खान को उन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। और थोड़े दिन बाद 1960 में अयूब खान साहब ने अपने आप को बिना कोई लड़ाई लड़े हुए, अभी तो चलो आपके आसिफ मुनीर साहब ने, आप कहते हैं कि जी हम लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर में हम जीत गए तो आपने उनको फील्ड मार्शल बना दिया। अयूब खान तो अपने आप ही फील्ड मार्शल बन गए थे बिना कोई लड़ाई लड़े। और उसके बाद से पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हुआ। 1965 की लड़ाई हुई। 1965 के बाद जब अयूब खान साहब का बुरा हाल हो गया तो याया खान साहब आ गए। याया खान साहब ने जो है बुरा हाल किया, तो उसके बाद पाकिस्तान, जो जावेद भाई कह रहे हैं, पाकिस्तान पूरे टुकड़े हो गए। तो उसके बाद से डाउनफॉल शुरू होगा और उसके बाद से ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ कि वो बॉल जो है रुकी नहीं रही है, वो नीचे जाए जा रही है। तो आपके यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है जावेद भाई, वो ये है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी तो है पर वो सूडो डेमोक्रेसी है, वो असली में डेमोक्रेसी नहीं है। शुरू से लेके 1960 से लेके आज तक आपके यहाँ चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, चलते वहां पे फौज की है। और मैंने जैसे पहले कहा, फौज के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो देश को चला सके। वो 6 महीने 1 साल के लिए मार्शल लगा के शांति स्थापित कर सकती है, लेकिन देश को चलाने में कभी भी काबिल नहीं होती। और आप कहीं पे भी देखो, जिस देश में फौज जो है रूल कर रही है, फौज चला रही है, उस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। और जो बेड़ा गर्क पाकिस्तान का हुआ है वो सिर्फ आपकी फौज की वजह से हुआ। नैना जी
ठीक है, ठीक है। देखिए, ये तो बड़ी बात है, एक ज़रूर यहाँ पर कही गई। मैं यूके देवनाथ जी, और क्योंकि यहाँ पर तैयब बलोच ने भी एक जिक्र किया था, खासतौर से शुरुआत में हमने देखा था, लेकिन तैयब बलोच, पहले मैं आपसे ज़रा समझने की कोशिश करी हूँ। ये जो लिस्ट आई है, दरअसल ये किसी को अब बढ़ाना या कम दिखाने वाली बात नहीं है। आपको जिस बात को लेकर पहले एक तरह से आपत्ति थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस रूप में अभी रिसेंटली ये स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, अगर पाकिस्तान की इतनी बड़ी संख्या में युवा या फिर जो प्रवासी अमेरिका में रहते हैं, तो क्या ये कहा जाए कि 9/11 के बाद में एक इस्लामोफोबिया वाली एक बड़ी परिस्थिति थी, या उसके बाद में पाकिस्तान की छवि आतंक को बढ़ावा देने वाली रही? क्या यही वजह है कि जो एक एलीट वर्क है, एलीट जॉब है, या एक सिलेक्टेड एक हाई जॉब है, उसमें पाकिस्तान या पाकिस्तानी प्रवासियों को उस तरह की जगह नहीं मिल पाती? छवि का बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, ये आपने बात जो की है, इसमें काफी हद तक ये बात ठीक है कि पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं, जो ओवरसीज है, उसमें दो क्लासेस है। एक तो इलीट है, इलीट को तो पैसे का मसला नहीं होता, उसके पास बेच धन है, वो यूके में जाके प्रॉपर्टियां खरीदे, अमेरिका में जाके प्लाजे खरीदे, प्रॉपर्टियां बनाए, वो तो इस क्लास में नहीं आते। दूसरी बचती है लेबर क्लास, ठीक है। वो देखिए, हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक हैं, हम उनको बकायदा उनको स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। तो पाकिस्तान में हम उनको जो लेबर चाहिए होती है, उस हवाले से हम कुछ कोर्सेज करा के जो हमारी मिनिस्ट्री है वो मुख्तलिफ ममालिक में भेजती हैं। तो अमेरिका में जो पाकिस्तानी गए हैं वो वो लोग हैं जो ये वेलफेयर हासिल कर रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो स्किल्ड लेबर में से होंगे, वो आम लोग होंगे। वो जो है उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ऐसा इतना नहीं है कि जितना वहां पे दूसरे एजेंट साहब ने बताया कि वो आईटी में, गूगल में देखें, किसी यूट्यूब में देख लें, व्हाटएवर, जितनी भी इंटरनेशनल आईटी की कंपनियां हैं उसमें हमें भारतीय मौजूद नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का हुजूम सिलिकॉन वैली में देखें, सबसे ज्यादा भारतीय जो है वो शहरी मौजूद हैं। पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तानी जो है वो बेचारे जाते हैं स्किल्ड वीजे पे, स्किल्ड लेबर के ऊपर जाते हैं। तो जो जाता ही लेबर के वीजे पे है तो उसने वहां पे अगर वेलफेयर नहीं लेगा तो वो क्या लेगा? बात सीधी सी है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। यही बात आपने एक तरह से कह दी कि भारत के, जब अगर भारत की जनसंख्या भी है उस रूप में भी अगर लोग वहां पर जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो स्किल बेस्ड जॉब के लिए जाते हैं। तो आप इस बात को स्वीकारते हैं, क्या पाकिस्तान ने उस स्किल को क्रिएट करने में देरी कर दी, या उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, या ये कहा जाए कि पाकिस्तान सरकार ने प्रवासी परिवारों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया? वो किस हाल में हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं, चाहे बात वो एलीट हो या फिर लेबर वर्क हो? देखें, ये बात हकीकत है, हम इसको झुकला नहीं सकते। देखें, जो हकीकत होती है वो हकीकत होती है। उसमें एक बात है कि हमारे यहाँ जो खासकर आईटी का शोबा है वो हमेशा डाउनफॉल रहा है। हमारे यहाँ आईटी को वो तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि आज देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आज डाटा साइंस का दौर है, आज जो है वो तकरीबन चीजें जो है वो तब्दील हो चुकी है। अगर मैंने जो है वो मास्टर किया हुआ है फिजिक्स में तो शायद वो मुझे इतनी वर्थ नहीं मिलेगी अगर मैंने मेरा मास्टर होगा डाटा साइंस में। पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह क्या है? कौन लोग जिम्मेदार है? इसमें साफ जाहिर है, देखिए जो हुकूमत है, हुकूमतों की शायद वो वाली तरजीह नहीं रही कि वो समझ नहीं सकी। और आज भी अगर हम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जो मार्केट का डिमांड है, मतलब जो मार्केट को वो लोग चाहिए, उस तरीके से पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों को, वो स्टूडेंट्स को उस तरीके से ढाल ही नहीं रहा। मतलब वो एक कन्वेंशनल एजुकेशन तो दे देते हैं, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियों को जो लोग जरूरत होते हैं वो उस तरीके से नहीं डाल पाते। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा नकायस मौजूद है। ये हम इंटरनली भी इस चीज पे हम डिबेट करते रहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को जो है वो ऐसे कोर्सेज और ऐसी चीजें लेके आनी चाहिए कि जो दुनिया में डिमांड है वही कोर्सेज कराए जाए, ताकि जो ही लड़का, जो ही स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन लेके निकले तो वो किसी ना किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी ना किसी अच्छे शोबे में जो है वो फौरन खप जाए। लेकिन आज पाकिस्तानियों को देखे कि 35 लाख या 40 लाख सालाना जो है वो बच्चा यूनिवर्सिटियों से डिग्री हासिल करके निकलता है, लेकिन आगे जॉब ही नहीं है। तो अब यही लड़के, यही बच्चे जो है वो फिर बैरून मुल्क के लिए ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट्स करते हैं, और अगर वहां पे
उनका ये लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यही है तैयब जो बलोच, रिपोर्ट में तैयब बताया बलोच, गया। पता है आपकी बात को मैं यूके देवनाथ जी का रुख करते करते मैं रुक गई। आपने बड़ी खास बात कही, आपने इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तान में जो होना चाहिए जिस तरह से शिक्षा का स्तर वैसा नहीं है। और आप बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में मैं बताऊं, जम्मू कश्मीर में 12 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के, वहां पर 10 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। आईआईटी आईआईएम के स्वरूप में वहां पर बड़े स्तर पर उसको कनेक्ट करने की कोशिश और बड़े विस्तार रूप में की जा रही है। और बात आप करते हैं जम्मू कश्मीर की, अपने आप में ये बड़ा हास्यास्पद हो जाता है यूके देवनाथ जी। वेल, मैं जम्मू कश्मीर वाला दुखता रख नहीं एक बार छेड़ना चाहूंगी, लेकिन ये एक बड़ा फैक्ट है और लोगों के मन में सवाल भी है कि जब भारतीय प्रवासी पाकिस्तान में जाते हैं तो वो आईटी या फिर बाकी इस तरह के जॉब्स में जाते हैं जिनकी वेलफेयर स्कीम्स के साथ में उनकी डिपेंडेंसी यूएस में नहीं रहती। लेकिन पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा ग्राफ है सर। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी जो खासतौर से बेसिक्स हैं उनमें पाकिस्तान बहुत पीछे है और बहुत आगे है? और वही जम्मू कश्मीर की भी मैं यहीं पे बात छेड़ देती हूँ, जिस रूप में आगे बढ़ रहा है और वो पाने की कोशिश करते हैं। नैना जी, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग, जो लोग मक्का मदीना गए थे धार्मिक कारणों से, उनको वहां से भेजा गया वापस, क्योंकि शायद वो वहां से कुछ धार्मिक व्यवहार ना करके दूसरे तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान की कुछ बदकिस्मती की कहूँगा कि शुरुआती दिन से ही वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, गवर्नेंस की क्वालिटी बहुत पुअर रही, उन्होंने लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उधार बहुत ले लिया, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, एशिया डेवलपमेंट बैंक हो। अब तो ये हालत आ चुकी है कि वो उधार लेके पहले वाले जो प्रिंसिपल था वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से उसका ब्याज चुका रहे हैं। दुख की बात है, उनके यहाँ प्रोडक्टिव लेवल बहुत कम है। देखिए, जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तानी रुपया $1 में 90 रुपया और पाकिस्तानी रुपया $1 में पाकिस्तान का 280 रुपया, इसका माने क्या है? पाकिस्तान में वो मेहनत करके अगर अमेरिका को कुछ बेच रहा है तो उसको महज $1 मिलेगा। उतनी ही मेहनत करके जब हम हिंदुस्तान से अमेरिका को कुछ बेच रहे हैं तो हमें $3 मिलेगा। तो पाकिस्तान की लोगों की प्रोडक्टिविटी अपने आप कम होती रही। उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो कि टोटली स्किल के ऊपर निर्भर करता है, बहुत ही नीचे के पैमाने में फंस गया। अभी भी समय है, नीचे के पैमाने पर फंस गए या फंसा दिया गया और उसको ऊपर उठाने की कभी इच्छा शक्ति यहाँ के हुक्मरानों ने दिखाई भी नहीं, पॉलिसी मेकर्स ने। हाँ नया जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जब एक बच्चा पैदा होता है उसके माँ बाप के आंखों में सपने होते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईआईटी जाएगा, शोहरत हासिल करेगा। पाकिस्तान में शायद एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि एक दिन वो बड़ा होके एक कामयाब फौजी बनेगा। तो उनके यहाँ फौज को बहुत इज्जत है। तो जो बेस्ट ब्रेन्स हैं पाकिस्तान में वो फौज ज्वाइन करते हैं। आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप देखिए कितने बच्चे हैं, सब ये सोचते हैं कि फौज ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा इज्जत है। हमारे यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा फर्क है। हमारे यहाँ पे भी देशभक्त बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो ब्रिलियंट माइंड है वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करके सोचते हैं मैं नासा ज्वाइन करूंगा। आज आप नासा चले जाइए, हर 100 साइंटिस्ट में से 27 साइंटिस्ट, टेक्निकल लेवल पे बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट या टेक्निकल ऑफिसर्स जो हैं वो इंडियन है नासा में। तो ये फख्र की बात है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था टेक्निकल डेवलपमेंट में, देखिए हमारे यहाँ हर स्कूल में, इंक्लूडिंग जो रिलीजियस स्कूल हैं, हमारे यहाँ पे भी रिलीजियस स्कूल हैं, हम सरस्वती वंदना से शुरू करते हैं पाठ, लेकिन फाइनली सीबीएसई का सिलेबस लगता है, एनसीईआरटी का सिलेबस लगता है, बचपन से ही उसको साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाया जाता है। धार्मिक स्कूलों में भी सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 पढ़ाया जाता है। तो जबकि ये कोशिश हम हिंदुस्तान में मदरसों में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कि भारत में हमने हजारों फोकस करें। भारत में हमने हजारों मदरसों को रजिस्टर किया है, रिकॉग्निशन दी है, सरकारी ग्रांट दे रहे हैं कि आप आस्ते आस्ते मदरसे का जो सिलेबस है उसको एनसीईआरटी या सीबीएस के सिलेबस पर बेस कीजिए, ताकि हम छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन सर मुझे लगता है ये तो बदलते वक्त की बात है ना, बदलते वक्त की बात है। बदलते वक्त के साथ में मुझे लगता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट, चीज़ों को अडॉप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है।
और हुसैन जावेद, आपको नहीं लगता कि वाकई में ये कहीं ना कहीं एक बहुत पीछे की तरफ स्थिति लेकर जाता है, जो मेरी बिल्कुल मंशा नहीं है कि मैं आप लोगों को थोड़ा डाउन फील कराऊं, लेकिन अपने आप में ये लिस्ट बहुत बड़ी एक तस्वीर पेश करती है। क्योंकि जब हम जाते हैं किसी भी मुल्क में तो उसका प्रेजेंटेशन वहाँ के लोगों को, वहाँ के बाशिंदों की लाइफस्टाइल से ज़रूर जज किया जाता है। अगर डिपेंडेंसी होगी, आपको हमेशा वो दोयम दर्जे के तौर पर ही माना जाएगा। देखिए मैम, कौमों की जिंदगी में मसाइल आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी कौम उसकी वजह से अपने आप को डाउन अरे समझना जनाब, शुरू कर 69 दे। साल होने को आए, 69 माफ कीजिएगा, 89 साल होने को आए, 78 पार कर कोई चुके बात हैं नहीं मैम, ये एक मुल्क की लाइफ में कोई इतना बड़ा अरसा नहीं होता है कि आप कहते हैं कि पता नहीं कितने अरसे हो गए हैं, हजारों साल है। हमारे पास ऐसे मुल्क भी है इस दुनिया के अंदर जिनको 1000 साल हुए हैं, लेकिन सही किस्म की जो सिविलाइजेशन है वो उनके पास भी आखिरी 100 साल में ही आई है। तो इतना कोई इसमें मसला नहीं है। आपको देखना पड़ता है कि आपकी पोटेंशियल किसमें है, आपकी अच्छा, सलाहियत मुझे एक किसमें बात है। बताइए, क्या डिपेंडेंसी की आदत हो गई है पाकिस्तान को? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर ये इस लिस्ट के अनुसार जो प्रवासी अमेरिका में पाकिस्तानी 40.2 वेलफेयर प्रतिशत का हिस्सा लेते हैं और पाकिस्तान खुद IMF या वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंसी रखता है, तो क्या डिपेंडेंसी की आदत होगी इतने टाइम में? डिपेंडेंसी की आदत, देखिए मैं बात स्टार्ट करूंगा यहाँ पर ओवरसीज से, जो हमारा असल आज का टॉपिक है। मैं वही कहूंगा, अगर अमेरिका एक वसी पैमाने के ऊपर एक वेलफेयर स्टेट है और वो अपने यहाँ बसने वाले जो लोग हैं उनको इस तरह की सहूलियात दे रहे हैं, तो और लोग ले रहे हैं, तो उसमें क्या बुरी है? उसमें उसमें गलत क्या है? ठीक है, जो उनकी परसेंटेज है वो आपके सामने इस तरह मतलब इस तरह से आ जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अमेरिका के ऊपर बोझ भी है। अमेरिका के अंदर भी जो पाकिस्तानी है उन्होंने भी अपने अपने शोबों में बहुत कमाल किए। खासकर अगर आप मेडिकल के शोबे में जाए तो हमारे डॉक्टर्स ने वहां पे अपना लोहा मनवाया भी है। अच्छा, तो ये ठीक भी है, इसमें एक हकीकत इसमें है। कोई शक नहीं, ठीक है, इसमें आपके पास कुछ गिने चुने ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन मैं इस सबसे महत्वपूर्ण बात ये, भारत की तरफ से जो सर ने अभी एक एग्जांपल दिया, भारत की तरफ से भाई जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए सपने होते हैं कि वो इंजीनियर, डॉक्टर, IIT IIM में जाएगा या साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन और अभी भी आप देखिए ना, एक बड़ी लंबी लिस्ट है भारतीय प्रवासी में, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो टॉप कंपनीज हैं उसके CEOs कौन है, वो भारतीय मूल के हैं। लेकिन जब पाकिस्तान का नाम सामने आता है तो उसमें कौन नाम सामने आते हैं? उसमें आ जाता है ओसामा बिन लादेन, उसमें नाम सामने आ जाता है हाफिज सईद, उसमें नाम सामने आ जाता है मौलाना मसूद अजहर, ऐसी एक बड़ी लिस्ट सामने आती है।